और उनका जो इकोनॉमिकली वीक होते जा रहे हैं, उनका जो मेजरली इकोनॉमिक बैकअप है, उनका गारमेंट इंडस्ट्री है। जो गारमेंट इंडस्ट्री को उसको जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो पूरा भारत देश से जाता है। भारत देश का सपोर्ट के बिना बांग्लादेश कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं है। उनको सी का कनेक्शन हमारा देश के थ्रू से आएगा। और लैंड का जितने भी लैंड लॉक है वो पूरा हमारा भारत से ही है। उनको पावर चाहिए, अदानी से मिल रहा है। कॉटन चाहिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से जा रहा है। सब कुछ। उनको चावल भी पैदा नहीं कर सकते, वो चावल भी हमारा भारत देश जा रहा है। आज तक एज पर परसों तक, मतलब कि मेरा को जानकारी के हिसाब से परसों 300 टन का आलू जा रहा है, प्याज जा रहा है, टमाटो जा रहा है, ऊपर से चावल भी जा रहा है। ये सरकार का नीति मेरे को सही नहीं लग रहा है ये सब्जेक्ट में। अगर चाहे तो भारत सरकार सब कुछ रोक सकता है, बांग्लादेश को रोड में ला सकता है। मेरा ख्याल से इंटरनेशनल प्रेशर भी है, और जो मोदी मोदी अभी कुछ भी खुल के बोले तो उधर जो भारत की जो हिंदू लोग है, 2.5 करोड़ लोगों के ऊपर है, उनके ऊपर ज्यादा कुछ हो सकता है, हल्ला हो सकता है। आप भी देखे रहेगा 2-3 दिन में और एक बंदा भी मर गया उधर, और 5-6 घर को जला दिए उन लोगों ने। जो उनका उनका जो बांग्लादेश जो बनाया था ना, उस आदमी की फैमिली को वहां रहने को नहीं दे रहे। मतलब कि शेख हसीना का जो फादर है, शेख मुजीबुर रहमान बोल के उनका नाम है, उनका जितना भी स्टैचू था वो पूरे निकाल दिया। मतलब कि जो पार्टी बांग्लादेश ने बनाया, बांग्लादेश को बनाया, उनको नाम और निशान रहने का चांस कम है उधर अभी। वेट वेट एंड वॉच बोलते लग रहा है, मेरा ख्याल से अभी 2-3 इलेक्शन होंगे। मगर मेरा ख्याल से इलेक्शन तो नहीं हो सकता उधर, क्योंकि ऐसा ही दंगा फसाद होता है उधर। अभी वो स्टूडेंट यूनियन वाले आगे आ रहे हैं, अभी उसको उसका नाम क्या है, याद नहीं आ रहा है। हम्म, वो तो इलेक्शन में जीत नहीं सकता, उतना तो गारंटी है, क्योंकि उसकी पार्टी उतना स्ट्रांग नहीं है। और बेसिकली वो बांग्लादेश वाला नहीं है। वो जो है ना, इकोनॉमिक्स में उसको नोबेल मिला था, वो भी अमेरिका की सीआई की मदद से मिला था उसको। वो उतना बड़ा रिफॉर्मर नहीं है, इकोनॉमिक की रिफॉर्म में। ऐसा बहुत सारे हमारा भारत में बैठे ऐसा रिफॉर्मर है। मगर जहाँ सीआई उनको जरूरत है, मेजरली ये सीआई का फंडेड आदमी है, क्योंकि उनको भारत में, एक भारत के आजू बाजू में एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने का प्लान है उनको। जैसे भारत में मिजोरम है, नागालैंड है, ये मिला के और बांग्लादेश की थोड़ा जगह लेके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना बोल के ये अमेरिका का प्लान है। देखिए राजेश जी, एक बात मैं खुल के और डंके की चोट में बोलता हूँ। जहां ये लोग माइनॉरिटी रहते हैं, ये सुकून से रहते हैं। जहां यहाँ मेजोरिटी रहते हैं, ये अपने अपने में मार के। जब आप देख सकते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान कहां से कहां गया। जब से नोटबंदी हो गया, पाकिस्तान पूरे रोड में आ गया। उनकी जितना भी बड़ा इंडस्ट्री था, वो नोट हमारा डुप्लीकेट नोट बनाता था, भारत को बेचता था वो, वाया नेपाल, वहां से कतर, कतर से नेपाल, नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार से आके भारत में पूरा फंसलता था। जब से मोदी जी ने एक बड़ा काम किया 2017 में, नोटबंदी किया, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, पूरा पाकिस्तान को रोड में लाके। और इस्लामिक कट्टरपंथ तो आप आज से नहीं है, जब से इस्लाम पैदा हो गया तब से आप देख रहे हैं। आप बहुत सारे हम लोग मालूम नहीं, उनका हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। इस्लाम का जो वर्चस्व है वो ऑलवेज वार के ऊपर ही है। वार जीतो, जहां देखो आप देखो, ये लेबनान है। लेबनान में एक समय था, वो क्या बोलते हैं, अरब की कंट्री में पेरिस बोलते थे उसको। थोड़े लोगों को वो शरण में दिए, बाद में जो शरण लिए वो लोग उनको उठकाया। पूरा आज लेबनान मुसलमान कंट्री, वो क्रिश्चियन कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। जब भारत और पाकिस्तान दो विभाजन हो गया है, जब बांग्लादेश में 24% पॉपुलेशन था हिंदू लोगों का, आज कहाँ आ गए 7%। पाकिस्तान में 20% थे, आज कहाँ है, पाकिस्तान में 1% भी नहीं हिंदू। कहाँ गए वो लोग।
या तो कन्वर्ट हो गए या तो मार दिए। यही नीति है इस्लाम का, कन्वर्ट करो या तो मार दो। नहीं सॉरी राजेश जी, मैं एक बात बोलता हूँ। जब तक शेख हसीना था, उसने भारत की फेवर में बहुत सारे काम किए। मतलब कि अमेरिका जो एक लैंड चाहता था, मतलब कि एक द्वीप चाहता था, उसको उसने नहीं दिया। उसकी नहीं देने की वजह से उसको एक ही एक 6 महीने के अंदर ही उसको सत्ता से निकाल दिया उन लोगों ने। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हो गया था थोड़ा बहुत, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी डेवलपमेंट हो गया था, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट में थे। अभी जो उनका गुजर गए पिछले एक प्रधानमंत्री थी ना, खालिदा बेगम, खालिदा जिया, सॉरी खालिदा जिया। वो थे, वो लेडी ऑलवेज अगेंस्ट भारत थे वो लोग। तो वो टाइम पे जितने भी ये होता, वो सब सपोर्ट में नहीं थे। अभी जो सपोर्ट जो भी हो रहा था, जो लास्ट 10 साल से जो अपना मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारे जो इशू थे वो सॉर्टेड किया थे हम लोगों ने। जो अच्छा डेवलपमेंट हो गया था बांग्लादेश के साथ हमारा इन मतलब कि हम लोग चाहते थे दूसरा पाकिस्तान ना बनाने बोल के। अभी हमारा भारत भारत में क्या हो गया, 2 फ्रंट में हम लोग, 2.5 फ्रंट में हम लोग लड़ रहे हैं, एक पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ। और 0.5% हमारे हिंदुस्तान में। भारत का सबसे बड़ा गुनहगार जो भी है वो भारत ही है। मतलब कि किले की जो दरवाजा है ना, खुलता है ना, वो अभी भी अंदर से घुसता है। तो मेरा ख्याल से, हाँ, तो मतलब कि अब जब भी है देखो, अब आपको लड़ सकते हैं ना, आपको आपका एनिमी कौन है? पाकिस्तान है, चाइना है। आप डायरेक्ट लड़ सकते हैं। अंदर के लोगों से कैसे लड़ सकते हैं आप? आपकी बस साथ में, मेरे साथ में, बगल में, आजू बाजू में, ये एनिमी है अंदर। बहुत सारे एनिमी हैं। मतलब इनका नाम नहीं ले सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम संविधान के अंदर में एक सिस्टम में बंधे हुए लोग हैं। तो आप समझ लीजिए कौन एनिमी है कौन नहीं है। हाँ, मैं एक अप्रिशिएट बात कर सकता हूँ मैं अपना होम मिनिस्टर अमित शाह, अमित भाई की है। जितने भी ये कम्युनिस्ट लोग थे, मतलब कि ये मार्क्सिस्ट लोग थे ना, जो नक्सलेट बोलते थे ना, नक्सलवाड़ी में निकले थे वेस्ट बंगाल से। आज कितना 88 कंट्री, 88 सॉरी 88 डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल थे वो लोग। आज पूरा 5-6 डिस्ट्रिक्ट में आ गए वो लोग। कहाँ गए वो लोग? पूरा उनका पूरा सफाई कर दिया उन लोगों ने। जो अमित शाह का सबसे बड़ा, मेरा भारत देश में सबसे अच्छा होम मिनिस्टर है बोले तो मैं अमित शाह को बोलता हूँ। जो इंटरनल पार्ट में जो जो था वो सब कुछ क्लियर किया। अभी थोड़े दिन अभी जागिए, ये नॉर्थ ईस्ट में जो भी लोग हैं, मणिपुर, ये नागालैंड में जो भी थोड़े बड़े छोटे मोटे ये है ना, वो क्लियर हो जाएगा। मतलब कि इंडिया में जो भी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। ओके। ओके। अच्छा। मेरे ख्याल से अभी वो लोग आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो मेजर इशू था ना, उनका गवर्नमेंट था पहले। वेस्ट बंगाल में थे, पार्ट ऑफ बिहार में भी थे, और वो केरला में है। केरला में ऑलमोस्ट 2 साल, 2 साल से वो लोग है। अभी जो फंड मिलता था उनका, वो फंड बंद, मिलना बंद हो गया है। अभी जो हमारा मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, 14 में मोदी गवर्नमेंट आने के बहुत सारे एनजीओ को पैसा आने बंद कर दिया। बहुत सारे सिस्टम लाए, क्योंकि मेजरली फंडिंग होता ना, ये एनजीओ से फंड होता था। वो आजकल एनजीओ का फंड आने का बंद हो गया, पूरा रास्ता बंद हो गया। और दूसरा है ना, जो दंतेवाड़, ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा, ये तिरुपति के एरिया में, उड़ीसा के एरिया में, कलकत्ता के एरिया में जितने भी नक्सलर मूवमेंट थे,
पूरे को वो लोग ने अपना सेंट्रल रिजर्व पुलिस थे ना, पूरा क्लियर कर दिया उनको वहां से। अभी है ना, वहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा है, रोड जा रहा है, स्कूल हो रहा है। पहले स्कूल बनाते तो स्कूल बनाते थे लोग, रोड बनाए तो रोड के ऊपर रोड बना उड़ा देते। बहुत सारे हमारा वीर जवान शहीद हो गए उसमें, ये नक्सलाइट की मूवमेंट। हमारा सबसे ज्यादा आतंकवादी से ज्यादा हम लोगों ने शहीद हो गया वो नक्सल मूवमेंट में हो गया। जहाँ बॉर्डर एरिया में जितना डिस्प्यूट्स में हमारा सैनिक लोग ये नहीं हो गया ना, उससे ज्यादा ये हमारे नक्सल्स में होता है। इसको हमारा जो 70 साल से जो ये कर रहे थे ना, जो कांग्रेस और अदर पार्टी, ये इसके ऊपर फोकस नहीं दिए थे। जब से मोदी गवर्नमेंट है, फर्स्ट उनका टारगेट था कि इसको क्लियर करना, भारत से जो नक्सलाइट है ना उसको क्लियर करना। अभी नेक्स्ट मेरा ख्याल से सरकार का विषय है कि नगर नक्सलाइट्स, मतलब कि अर्बन नक्सलाइट को भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन नक्सलाइट जो है ना बहुत डेंजर आदमी है लोग। ये इधर चुप के रहते हैं, मतलब कि आपके बगल घर में रहते हैं, मालूम नहीं होता आपके चेहरा डूब के रहते हैं, मालूम नहीं होता ना। इनको भी कुछ तो कुछ इंतजाम करना है इनको भी, मतलब। सही बात है आप। हम्म। ओके सर, अभी आपको मैं बोलता हूँ राजेश जी, एक बात बोलता हूँ। भारत में पहले मेरा तो सबसे बड़ा नक्सलाइट का विश्वविद्यालय बोले तो दो ही है, जादवपुर और ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। आपको भी मालूम है मेरा ख्याल से, ज्यादातर शिक्षा पढ़ने के बाद ये लोग आते हैं, राजनीति में आते हैं, राजनीति में आते हैं वही पार्टी को चुनते हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा लोग वही आते हैं ना। आप परसों भी क्या बोलते हैं अपना, दिल्ली में एक धरना हो गया था। वहां भी मतलब कि वो लोग धरना दे रहे थे वायुयान के ऊपर। जी, वो तो कर रहे थे, बीच में घुसा है आजादी आजादी। किसकी आजादी? कौन सी आजादी चाहिए इनको? भारत ने तो आजादी हो गया ना 1947 में। अभी ये लोग आजादी पूछते हैं। कहां से अर्बन नक्सलेट्स ना आजादी चाहिए? इनको हम लोग चुप से नहीं बैठना, इन लोगों को, इनको ढूंढना है, इनको क्या करते हैं। आपको भी देखे रहे कि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, बहुत सारे लेक्चर थे, हमको मालूम नहीं होता था। मीठे मीठे बात करते थे, जो मीठे जहर है ना हमको। हाँ, मीठे मीठे बात करते थे, हम लोग को गुमराह करते थे। हाँ सही है, हमको सही शिक्षा मिला, हम दूसरे मतलब कि पाठ्य पुस्तक से अलग पढ़े हम लोगों ने। अलग पढ़ने से ही हमको मालूम हुआ कि रियल हिस्ट्री क्या है। आपको मैं एक और सजेशन देता हूं। भारत के बारे में जो अच्छा इतिहास लिखा है, विल डोरेंट बोल के एक आदमी है जो अमेरिकन है, कोई भी पढ़ सकता है। विल डोरेंट बोल के, ये इंडियन हिस्ट्री बोलता है। इसकी बस सही बुक है ये, मेरे ख्याल से। जब से मैं पढ़ा हूं, मतलब कि मैं जो पाठ्य पुस्तक पढ़ा था, आप भी पढ़े हैं वही कॉलेज में, आप भी पढ़े थे, मैं भी पढ़ा था। मगर वो कॉलेज से हम लोग बाहर गए, दूसरे दुनिया में जाके हमको मालूम हो गया कि ये हिस्ट्री है, अलग है, अलग है बोल के। तो मैं ये बोल सकता हूँ, जो अभी भी आप जिस गांव से आप भी आते हैं, मैं भी वही गांव से आता हूँ। वही गांव में बहुत सारे नक्सलेट्स है, अर्बन नक्सलेट्स है। आपको याद चाहिए, आपको भी, अभी बचपन में देखा, कॉलेज टाइम पे आप भी देखे, मैं भी देखा हूँ। वो अभी भी खुला घूम रहे कि भारत की संविधान पकड़ते, बुक पकड़ते, घूमते रहते हैं। और दूसरी बात है कि मैं बोलता हूँ, गवर्नमेंट कुछ भी चाहिए, कुछ भी करिए, उसको सही आदमी को लेके जाना, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को और जादवपुर यूनिवर्सिटी को, ये सबसे बड़ा मतलब कि नक्सलाइट का फैक्ट्री, अर्बन नक्सलाइट का फैक्ट्री है। घंटे की सोच में बोलता हूँ मैं, कुछ भी होना ना, जो भी होगा वो देखा जाएगा। मतलब कि उधर भी अच्छे लोग आए, नहीं बोल के नहीं, मतलब ज्यादा जो लोग थे वो नक्सलेट के प्रभाव में आ गए। जो अर्बन नक्सलेट बोलते हैं ना, मीठे मीठे बात, ये ऐसा था, ये ऐसा था। तो मेरे ख्याल से वो यूनिवर्सिटी को सरकार भी चेंज करना चाहिए, मगर सरकार एक ही नहीं करती, क्योंकि सरकार क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट अपना है, मगर सिस्टम उनका अभी भी उनका है।
हाँ, अभी भी हम अब देखिए, मैं 2 बात बोल सकता हूँ मैं आपको। जब से भारत आज़ाद हो गया, अब का 5 प्रथम शिक्षण मंत्री कौन थे? आप देख लीजिए गूगल में चला के, भारत की। वो 5 लोगों ने क्या-क्या किया, आप कर्मकांड किया, आप भी देख लीजिए। और दूसरा हमारा पूरा एजुकेशन जो थे, हम लोग के कन्वेंट कन्वेंट क सॉरी क्रिश्चियन कन्वेंट स्कूल में पढ़े हम लोग। तो आप वहाँ से क्या पढ़ सकते हैं आप? भारत का भारत का जो ओरिजिनल शिक्षण था, वो गुरुकुल पद्धति में थे। आप तो गुरुकुल पद्धति सरकार ऐसा आया हमारा देश में कि आप गुरुकुल में नहीं पढ़ सकते। अगर माइनॉरिटी स्कूल थे, आप स्कूल वहाँ पढ़ सकते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशन ले सकते हैं, उनका धर्म शिक्षण ले सकते हैं, मगर हिंदू नहीं ले सकते हैं। ये कैसा नीति है? ये कहाँ का राज है? कौन से बार 1947 में अधिक हमको स्वतंत्र हो गया बोल के हम बोल रहे हैं। कहाँ का स्वतंत्र है हिंदू लोगों को? कहाँ मिल गया? किसको मिल गया? किसी रात को 12 बजे में दबा गए हम लोगों को। अभी हिंदू जाग गया। जब से इंटरनेट का दुनिया आ गया, भूचाल आ गया बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे शिक्षण लोगों को, बहुत सारे नीति लोगों के ऊपर भूचाल आ गया हमको। इंटरनेट आने के बाद बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े, बहुत सारे हमने देखे। उसमें 100 में 50 झूठ भी रहेगा, 50 सच भी रहेगा। हमको चाहिए जो सच है उसको ढूंढना, उसको पढ़ना, उसको आगे पहुंचाना। ये आने के बाद ही जब जब आपको भी समझ में आता है, मेरे ख्याल 70 साल से ये लोग हम लोग मैं एक पार्टी की फेवर में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जो पार्टी अच्छा काम किया उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरा विचारधारा अलग है, मेरा पार्टी अलग है। मगर मैं बोलता हूँ 70 साल में जो आदमी कुछ नहीं किया, मतलब कि कुछ भी नहीं था, एक एम्स था भारत देश में, एक एम्स था ना दिल्ली में। जब से अटल बिहारी वाजपेयी एक बार प्रधानमंत्री हो गए, उसको 4-5 बना दिए। अभी अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने के बाद 14-15 और बढ़ाए। आईआईटी कितने थे? गिन के 4-5 थे। अभी आईआईटी बहुत बढ़ गया, 23 तक हो गया मेरे ख्याल से। रेलवे कहाँ थे हम लोग? रेलवे में 2014 से पहले हम लोग स्टीम में चलते थे और इलेक्ट्रिक इसमें चलते थे, डीजल में चलते। आज पूरे भारत में कहाँ है? पूरे इलेक्ट्रिकल हो गए। ये तो तरीके नहीं दिख रहे। ये अर्बन नक्सलेट बोलते मोदी आने के बाद कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। अरे देखो यार, दो भगवान आपको 2 आंख दिए हैं, कहाँ से कहाँ गए हम लोग? चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए आज। आपको भी 2 दिन पहले मालूम हो गया मेरे ख्याल से। भारत देश चौथा जापान को छोड़ के है, पीछे छोड़ के है। 2025 29 29 तक मेरा ख्याल से भारत दूसरे तक आ जाएगा, चाइना को भी पीछे जाएगा जीडीपी में। हाँ हाँ। देखिए, आदमी के पीछे तो कोई परिवार नहीं है, परिवार पार्टी नहीं है हमारा। बीजेपी परिवार पार्टी तो नहीं है। चलो अपना बेटे को लाओ, बेटी को लाओ, बच्चे को लाओ, पोते को लाओ, ये तो नहीं है। नरेंद्र मोदी आज गए तो भी आज भी संघ के प्रचारक है वो। भारत की प्रधानमंत्री संघ की प्रचारक है। मैं डंके की चोट में बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी आज भी निकल गए तो संघ की काम करेंगे। हमारा संघ में ऐसा ही शिक्षण आया है। जो भारत के कुछ भी नहीं है, हमको पदवी कुछ नहीं है। पदवी आज रहेगा या कल नहीं रहेगा, उसको कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जब से आए काम कर रहे, 18 18 घंटा काम कर रहे रोज, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए। जब वो मुख्यमंत्री भी थे तभी छुट्टी नहीं लिए, जब प्रधानमंत्री हो तभी छुट्टी नहीं लिए। पूरे देश में विदेश में घूम घूम के भारत का जो छवि था ना, उसको बदल गया हो। जो सपेरा खेलने वाले का देश बोलते थे एक जमाने में, आज पूरा भारत है ना, अदर कंट्री में जाओ रेस्पेक्ट से देखते हैं बिकॉज ऑफ मोदी। मोदी का जो पॉलिसी है, मोदी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। और मोदी जी आने के बाद मतलब कि मैं बोल सकता हूँ, प्राउडली फील बोल सकता हूँ, भारत में बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया। स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए। एआई का जो हब लाए है, चिप ला रहे हैं, हम लोग चिप बना रहे हैं। और आपको एक बेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग जितने भी आर्म्स और अम्यूनिशन लेके आते थे ना, कहाँ से लेके आते थे? बाहर से लेके आते थे। उसमें बहुत सारे कमीशन मिलता था।
2014 से पहले जितने भी आए, आज हम लोग वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करे। दिस साल लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट आया था, 28,000 करोड़ रुपीस का आर्म एंड एम्यूनिशन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया भारत से। कहाँ था? 2014 पहले हम लोग लेते थे, अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों वाले को मोदी गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, आप भी बनाओ। जब से पब्लिक एंड प्राइवेट बनाते रहते हैं, तो क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ता है तो अच्छा क्वालिटी आता है। क्वालिटी है तो मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। जो हम लोग यूजुअली अभी भी हमारा 60% जो एक्सपोर्ट है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो रशिया से करते हैं। 10 to 15% हम इसराइल से ले रहे हैं। अभी उन लोगों से हम लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, अभी तक हम लोग माल लेते थे। समझो अभी अमेरिका इतना प्रेशर क्यों कर रहा है, तो उनका F-35 ले बोल के पीछे पड़ रहा है। F-35 कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तिरुवनंतपुरम में 1 महीना उसको रखा थे हम लोग। हमारा जो साइंटिस्ट लोग थे, वो उड़ रहा था, उसको सॉफ्टवेयर उसको करप्ट कर दे। एक एक महीना था अमेरिका में, जो तिरुवनंतपुरम में। तो उस क्वालिटी नहीं थे, इसलिए हम लोग राफेल ले लिए। और रशिया से एफ सोएस 56 सोए सुकोई ले रहे हैं हम लोग अभी। और सुकोई का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, भारत में बन रहा है। और आप ये एक आपको बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश जो है, एक एक समय था बीमारू राज था, मतलब कि कुछ भी नहीं था। आज सबसे सरप्लस में है वो लोग। और जो रक्षणा का इंडस्ट्री है, मतलब कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन का पूरा हब है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। ये देख लो, अभी थोड़े दिन में वो मेरे ख्याल से भारत में तीसरा या चौथा राज्य बन जाएगा। आफ्टर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु बनने के बाद अब उत्तर प्रदेश ही है, जो आपको ज्यादा रेवेन्यू। ये तो आपको भी मालूम है। फिर भी क्या है ना, मैं एक बार सिंपल सब्जेक्ट बोल सकता हूँ। मोदी जी है, काम करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है उनके ऊपर। आज पर 14 साल हो गया। भ्रष्टाचार जब मुख्यमंत्री थे तभी भ्रष्टाचार का कुछ भी इशू नहीं हो गया। और है ना, सीधे ही बोलते हैं। सीधे बोलने का जो छवि है, नरेंद्र मोदी में है। और दूसरे, ये लोग चिढ़ते हैं उसी लिए। मोदी जी अभी बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे आदमी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या फायदा हो गया बोलो? तो लास्ट टाइम 2019 में इलेक्शन में दे दे, 24 में इलेक्शन में दे दे, क्या फायदा हो गया बोलो? कुछ तो फायदा नहीं हो गया ना। कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस मीट करने से कुछ भी मिलता है तो बोलो, मैं नहीं दे सकते हैं, उससे कुछ नहीं हो गया। और दूसरी बात है, ये तो हमारा वंशवाद नहीं है। अभी देखो, हमारा जो राज्याध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष हो गया, हमारा पार्टी 45 साल का हो गया। हमारा राष्ट्राध्यक्ष भी 45 साल का है, नितिन नबीन। अभी देखे रहेंगे, न्यूज बहुत सारे में आ गए। मतलब कि हम लोग तीसरे और दूसरी लेवल का क्या बोलते हैं, नायकत्व में हम लोग आ रहे हैं। अभी पार्टी कांग्रेस में है, उनका जो बहुत